नमस्ते बच्चों। तो आज हम किशोरावस्था का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रजनन एवं जनन स्वास्थ्य। तो पिछले क्लास में हमने शारीरिक बनावट, शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन किशोरावस्था में, जिसमें कि हमने शारीरिक बनावट में परिवर्तन के बारे में भी बहुत बातें की, जैसे कि स्वर में बदलाव, श्वेत एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता, जननांगों की परिपक्वता, और हमने द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के बारे में भी पढ़ा, जिसमें कि हमने स्त्री हार्मोनों और पुरुष हार्मोनों के बारे में चर्चा किया। आज हम प्रजनन एवं जनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेंगे। जब किशोरों में वृषण नर युग्मक तथा शुक्राणु एवं किशोरियों में अंडाशय मादा युग्मक अर्थात अंडाणु उत्पन्न करने लगते हैं, तब वे प्रजनन योग्य हो जाते हैं। कब वे योग्य होते हैं प्रजनन के? प्रजनन के योग्य तब होते हैं मनुष्य जब स्त्रियों में या किशोरियों में, ठीक है, स्त्रियों में क्या होता है? मादा युग्मक अंडाणु उत्पन्न करने लगते हैं, में अंडाणु का प्रोडक्शन होने लगता है, तथा पुरुषों में तथा पुरुषों में शुक्राणु का उत्पन्न होने लगता है। तब हम कह सकते हैं कि ये प्रजनन के योग्य हो गए हैं। स्त्रियों में जनन अवधि 11 से 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर सामान्यतः 45 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक होती है। तो स्त्रियों में 11 से 12 वर्ष से लेकर 45 से 50 वर्ष तक उनका जो समय होता है वो प्रजनन के लायक होता है। पुरुषों में शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता स्त्रियों की अपेक्षा, ठीक है, ये स्त्रियों के बारे में बात किया है मैंने। अब पुरुषों में कैसा होता है? पुरुषों में जो है शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। स्त्रियों में अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है। अब हम इसको जरा एक चित्र के माध्यम से आपको समझा देते हैं। तो आपको पता है कि स्त्री में या किशोरियों में जब अंडाणु का प्रोडक्शन होने लगता है तो वो स्त्री प्रजनन लायक हो जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या देख रहे हो आप? ये स्त्री का लैंगिक अवयव है, ठीक है, जहां पर आप देख सकते हो यहाँ पर अंडाशय बने हुए हैं। ये पहले भी आप पढ़ चुके हो, है ना? अंडाशय है यहाँ पर, ये दोनों अंडाशय है, और ये आप देख रहे हो ये अंडवाहिनी है और ये गर्भाशय है। तो हम क्या बात कर रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे थे अभी? हमने कहा कि यदि, यानी कि जो स्त्रियों में जो है ये अंडाणु जो परिपक्व होता है, ठीक है, अंडाणु जब यहाँ पर परिपक्व होता है तथा 28 से 30 दिन के अंतराल पर किसी एक अंडाशय से, यानी कि ये बारी बारी से आता है, कभी इस अंडाशय में क्या बनता है, अंडाणु बनता है, तो अगले महीने इस अंडाशय में अंडाणु बनता है। तो ये इस तरह से ऑल्टरनेट होकर चलता रहता है। तो किसी एक अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है। यदि अंडाणु निषेचित नहीं होता, आपको पता है अंडाणु इस तरह से यहाँ पर आकर गर्भाशय के
ये जो है अंडवाहिनी यहाँ पर आकर रुकती है, तब अगर कोई शुक्राणु इससे आकर संयोग करता है तो क्या होता है, ये भ्रूण का रूप ले लेता है ना। संयोग करता है तो हमने पढ़ा है कि ये क्या बन जाता है, युग्मक बन जाता है, और युग्मक बनने के बाद ये सीधे गर्भाशय में आकर चिपक जाता है ना। तो अगर अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो इस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय की भीतरी दीवार मोटी होकर क्या हो जाती है, ये जो है गर्भाशय की जो भित्तियां हैं ये मोटी होकर रुधिर वाहिकाओं सहित टूटने लग पड़ती है, जिससे रक्त का स्राव होने लगता है। इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म या महावारी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको जैसे हम मेंसुरेशन साइकिल कहते हैं, मेंसस कहते हैं, ऋतुस्राव, रजोधर्म, रजोधर्म या महावारी कहते हैं, या माहवारी, ठीक है, सॉरी महावारी नहीं, माहवारी कहते हैं। तीन बात क्लियर हो गई। यदि अंडाशय से निकलने वाला अंडाणु निषेचित हो जाता है तो युग्मनज को ग्रहण करने के लिए गर्भाशय की जो दीवारें होती है वो मोटी होने लगती है, जिससे गर्भधारण हो सकता है। तो ये है स्त्री के शरीर के, यानी कि जो उसके जो लैंगिक अवयव में होने वाले बदलाव। और जैसे कि मैंने एक और बार बता देती हूँ कि जैसे कि ये जो स्त्रियों में है, स्त्रियों में अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा 28 से 30 दिनों तक उसके अंतराल में किसी भी एक अंडाशय से, दो अंडाशय हैं आप देख रहे हैं, तो इनमें से कोई भी एक अंडाशय में जो परिपक्व अंडाणु है वो निकलता है। यदि अंडाणु शुक्राणु से मिलकर संयोग करके वो निषेचित नहीं होता है तो इस स्थिति में क्या होता है, अंडाणु तथा गर्भाशय के भीतर मोटी दीवार क्या हो जाती है, मोटी दीवार जो है वो रुधिर वाहिकाओं सहित टूटने लगती है, जिससे रक्त का स्राव होने लगता है, और इसी को क्या कहते हैं, ऋतुस्राव। क्या कहते हैं इसको? इसी को ऋतुस्राव, रजोधर्म या माहवारी कहते हैं। ये क्लियर हो गई सबको? चलिए, अब यदि अंडाशय से निकलने वाला अंडाणु निषेचित हो जाता है तो युग्मनज को ग्रहण करने के लिए गर्भाशय की दीवार मोटी होने लगती है, जिससे गर्भधारण हो सकता है। अब मादा के प्रजनन तंत्र तंत्र के इस प्रकार का रचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तनों का जो चक्र है वो प्रत्येक 28 से लेकर 30 दिनों तक चलते रहते हैं। कितने दिनों तक? 28 से लेकर 30 दिनों तक इसके अंतराल में चलता रहता है, और इसको एक चक्र के नाम से हम जानते हैं, और इस चक्र का नाम है ऋतुस्राव चक्र। ठीक है, ऋतुस्राव चक्र कहते हैं हम उसको, या अंग्रेजी में कहे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ऋतुस्राव साइकिल या चक्र कहते हैं उसको। अब इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, अंडाशय में से निर्मोचित होना, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना, निषेचन न होने की स्थिति में मोटी दीवार का रक्तवाहिकों के साथ टूटना शामिल है। तो क्या क्या बताया मैंने आपको अभी? ये जो ऋतुस्राव चक्र है इसमें क्या क्या घटनाएं होती रहती है, क्या क्या स्टेप्स होते रहते हैं, जरा बता देते हैं हम आपको। तो इसमें क्या होता है कि जो ऋतुस्राव चक्र होता है, ऋतुस्राव चक्र, या जिसे हम
मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इसमें क्या क्या चलता है? देखो बेटे, इसमें क्या होता है, ये जो चक्र होता है, इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, अंडाणु का परिपक्व होना, अंडाणु का परिपक्व होना, अंडाशय से निर्मोचित होना, अंडाशय से निर्मोचित, ठीक है, निर्मोचित होना। और गर्भाशय की जो भित्ति है, गर्भाशय की भित्ति, गर्भाशय की भित्ति का मोटा होना, गर्भाशय का की जो भित्ति है वो मोटी हो जाती है। और निषेचन न होने की स्थिति में, निषेचन अगर हो गया तो क्या नहीं होगा, ऋतुस्राव नहीं चलेगा, ठीक है। निषेचन, निषेचन न होना यानी कि शुक्राणु से मिलकर निषेचित न होने की अवस्था में जो गर्भाशय की जो मोटी दीवार है ना, जो मोटी दीवार है, वो क्या करती है, वो धीरे धीरे वहां से निकल जाती है। किसके साथ, किसके साथ टूटने लगती है? रक्त वाहिकाओं के साथ, रक्त वाहिकाओं के साथ जो गर्भाशय की मोटी भित्ति है वो टूटने लगती है, टूटने लगती है। तो इसी को हम ऋतुस्राव कहते हैं, ऋतुस्राव कहते हैं, ठीक है। तो ये चक्र स्त्रियों में 11 से 12 वर्ष, 11 से 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर, ये जो ऋतुस्राव चक्र है वो स्त्रियों में 11 से 12 वर्ष से प्रारंभ होकर कितने वर्ष तक चल सकती है? 45 वर्ष से 50 वर्ष तक चल सकता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? चलिए, जो पहला ऋतुस्राव चक्र होता है वो किशोर अवस्था में हो सकता है, होता है। आपको पता है कि 11-12 वर्ष यानी कि जो है किशोर अवस्था है ना। तो इसे रजो दर्शन कहते हैं। तो सबसे पहला जो ये ऋतुस्राव चलता है उसको क्या कहते हैं? उसको उसको एक नाम से पुकारते हैं, रजो निवृत्ति, सॉरी, रजो दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रजो दर्शन कहते हैं, रजो दर्शन कहते हैं। जो पहली बार होता है ना, किशोरियों में जो पहली बार ऋतुस्राव होता है उसको हम रजो दर्शन कहते हैं, जो प्राय कौन सी उम्र में होती है? 11-12 साल में होती है और किशोर अवस्था में होती है। और मैंने आपसे बताया कि 45 से 50 वर्ष तक होती है और यहां तक पहुंचते पहुंचते ये चक्र जो है लगभग रुक जाता है। और ऐसी अवस्था में उस अवस्था को हम रजो निवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? रजो रजो निवृत्ति कहते हैं। जब ये चक्र समाप्त हो जाता है उसको हम रजो निवृत्ति कहते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में ऋतुस्राव चक्र अनियमित होता है, परंतु धीरे धीरे वो सामान्य हो जाता है, ठीक है। और कई बच्चों में इतना प्रॉब्लम होता है कि कई बच्चों को चक्कर आते हैं, उल्टी आती है, महीने महीने में पेट दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, खून की कमी हो जाती है। तो ऐसे सब इसमें मामलों में क्या करना चाहिए? अच्छे अच्छे पोषक आहार उनको लेना चाहिए, तो ये धीरे धीरे ये ठीक होता जाएगा। अब अगला टॉपिक है हमारा जनन स्वास्थ्य। क्या है? जनन स्वास्थ्य।
जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य। अब भाई स्वास्थ्य, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है शारीरिक एवं मानसिक विकारों से वो मुक्त होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या चाहिए? संतुलित पोषण चाहिए, है ना। अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या चाहिए? अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या चाहिए? अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए? संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार या संतुलित पोषण लेना चाहिए, जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा हो, विटामिन या विटामिन की मात्रा हो, है ना। तो नियमित व्यायाम, और क्या चाहिए? नियमित व्यायाम। नियमित रूप से क्या करना चाहिए आपको? व्यायाम करने चाहिए, नियमित व्यायाम। ठीक है। और व्यक्तिगत सफाई रखना बहुत जरूरी है। क्या रखना जरूरी है? व्यक्तिगत व्यक्तिगत सफाई। नहाना, धोना, साफ कपड़े पहनना, है ना। तो ये सब किस में आते हैं? व्यक्तिगत सफाई में आते हैं। तो बेटा जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो इन सब चीजों का पालन करते हैं, जैसे कि संतुलित पोषण लेते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, व्यक्तिगत सफाई की तरफ ध्यान देते हैं, है ना। तो किशोरावस्था में इनकी महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर तेजी से वृद्धि करता है। और ये करते समय क्या होता, हमारा शरीर जो है, हमने कहा कि श्वेत एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है और शरीर से गंध आने लग पड़ता है ना। और प्रतिदिन स्नान करते समय सभी अंगों की सफाई करना बहुत जरूरी है ना। और ऐसा नहीं करने पर क्या होगा? जीवाणुओं एवं कवकों द्वारा संक्रमण का खतरा बना रहेगा और आप बीमार पड़ जाओगे। और ऋतुस्राव के दौरान, यानी कि जब ऋतुस्राव होता है लड़कियों में, किशोरियों में क्या होता है, तो उनको प्रत्येक ध्यान देना चाहिए, यानी कि उसके दौरान सफाई का जो है विशेष ध्यान उनको रखना चाहिए। गंदगी बने बने रखने से या गंदगी में बने रहने से उसकी उनकी जो स्थिति है वो बहुत बुरी हो सकती है। और बेटा आपको पता है, अगर आप ढंग से नहाओगे नहीं, धोओगे नहीं, साफ सफाई नहीं करोगे अपने शरीर की, क्या बोलते हैं, अच्छे कपड़े, साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनोगे, तो क्या होगा? चर्म रोग हो सकते हैं, है ना। चर्म रोग, चर्म रोग हो सकते हैं, खुजली, खुजली और अन्य प्रकार की यौन रोग भी हो सकते हैं, यौन रोग भी हो सकते हैं। तो आप इस समय पर, जो आपकी किशोर अवस्था के जो समय है, खास तौर पर इस समय आप अपने शरीर का बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है। और क्या करना चाहिए? संतुलित पोषण लेना चाहिए, नियमित व्यायाम कीजिए और व्यक्तिगत सफाई का बहुत ध्यान से आप पालन कीजिए। ठीक है। अब अगला टॉपिक है लिंग निर्धारण। क्या है? लिंग निर्धारण। अगला है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण, जिसको अंग्रेजी में हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण। अब ये लिंग निर्धारण क्या होता है? लिंग निर्धारण यानी कि जब कोई क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि लड़का है कि लड़की है करके बोलते हैं। जब कोई औरत क्या बोलते हैं, गर्भ धारण करती है, तो घर के लोग चर्चा करते हैं कि भाई अगला होने वाला बच्चा कौन सा है, लड़का होगा कि लड़की होगी, है ना। तो भाई जो है
हम कभी कभी ऐसा होता है कि जानने का प्रयास करते हैं कि गर्भ के अंदर का शिशु का लिंग निर्धारण कैसे करें, है ना। दरअसल क्या होता है, निषेचित अंडाणु अर्थात जो युग्मज में शिशु के लिंग का निर्धारण का संदेश होता है। जो हमने कहा निषेचन होता है ना, जब क्या होता है, शुक्राणु शुक्राणु और अंडाणु, ये इनका जब संलयन होता है तो उस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं, है ना, निषेचन कहते हैं। तो इसके फलस्वरूप क्या बनता है, युग्मनज बनता है, युग्मनज बनता है ना, ये बताया था मैंने आपको, युग्मनज बनता है। तो बेटा ये जो युग्मनज है जिसको हम जाइगोट कहते हैं, है ना, जिसको हम जाइगोट कहते हैं, तो ये जो युग्मनज है इसी के अंदर संदेश होता है क्या, कि बच्चा लड़का है कि लड़की है, यानी कि लिंग निर्धारण संदेश युग्मनज के अंदर होता है। अब ये संदेश युग्मनज के धागे जैसा संरचना गुणसूत्र में निहित होता है। कहाँ होता है ये संदेश, ये संदेश युग्मनज के में जो है धागे जैसे धागे जैसे संरचना होती है इसके अंदर, ठीक है, एक संरचना होती है और संरचना के गुणसूत्र में निहित होता है। किसमें होता है बेटा, गुणसूत्र में निहित होता है। उसमें होता है कि ये जो आने वाला बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। अब बेटे जो गुणसूत्र है ना वो प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है। गुणसूत्र कहां पर होता है, गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के, ठीक है, प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में, कहां पर होता है, न्यूक्लियस जिसको हम कहते हैं, केंद्रक में स्थित होता है। प्रत्येक जो है गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के कहां पर होता है, केंद्रक में होता है। अब मनुष्य के प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ा, 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, ठीक है। यानी कि मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में, मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में उसकी जो केंद्रक है ना, कोशिका के जो केंद्रक है, उस केंद्रक में कितना जोड़ा गुणसूत्र होता है, 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, ठीक है, गुणसूत्र होता है, 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, जिसमें से 22 जोड़े 22 जोड़े 22 जोड़े जो है वो क्या है, 22 जोड़े गुणसूत्र पुरुष में और स्त्रियों में समान प्रकृति के होते हैं। 22 जोड़े जो है वो स्त्रियों में और पुरुषों में क्या होते हैं, समान होते हैं। कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है केंद्रक में, मनुष्य के कोशिका के केंद्रक में, जिसमें कि जो 22 जोड़े हैं उसमें स्त्री और पुरुषों के जो गुणसूत्र होते हैं वो समान होते हैं, एक समान, एक प्रकृति के होते हैं, जिसमें जो संतति में रंग, लंबाई एवं शारीरिक बनावट के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब जो 23वां जोड़ा होता है ना बेटा, 23वां जो जोड़ा होता है वो उसके 2 गुणसूत्र होते हैं जिसमें कि भिन्न भिन्न प्रकृति के होते हैं। ये लिंग गुणसूत्र है एक्स और वाई। ये कौन से होते हैं, ये है एक्स और वाई,
ठीक है, अंग्रेजी के एक्स और वाई ऐसे होते हैं। ठीक है, ये भिन्न प्रकार के होते हैं। ये जो लिंग सूत्र जो है ये एक्स तथा वाई के रूप में पहचाने जाते हैं। ठीक है, एक्स और वाई के रूप में पहचाने जाते हैं। अब बेटा जो स्त्री है ना, स्त्रियों में स्त्रियों में जो है, स्त्री में दो एक्स गुणसूत्र होता है। दो एक्स गुणसूत्र होता है, यानी कि ऐसे ऐसे। ठीक है, ठीक है, जबकि पुरुष में पुरुष में एक एक्स एक एक्स तथा तथा एक वाई गुणसूत्र होता है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, जो 23वां जो गुणसूत्र होता है वो स्त्री और पुरुष में अलग अलग होते हैं, बाकी सब समान होते हैं। जो 22 होते हैं वो सब समान होते हैं। अब जो 23वां होता है वो स्त्री में कैसा होता है, एक्स एक्स होता है, और पुरुष में कैसा होता है, एक एक्स होता है और एक वाई गुणसूत्र होता है, इस प्रकार से। क्लियर? अब बेटा देखो, जबकि पुरुष में एक एक्स और वाई होता है, हमने कहा यदि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु के साथ निषेचित होता है तो युग्मनज कैसा बन जाएगा, एक्स वाई बन जाएगा, है ना, और नवजात शिशु लड़का हो जाएगा। जबकि एक्स गुणसूत्र वाले जो शुक्राणु हैं वो अगर एक्स के साथ जुड़ेंगे तो क्या होगा, जो अंडाणु में जो निषेचन होगा, जो युग्मनज बनेगा वो एक्स एक्स प्रकृति का होगा, है ना, और इससे नवजात शिशु लड़की होगी। एक बार मैं आपको चित्र के माध्यम से इसको समझा देती हूं तो आपको एकदम से ये क्लियर हो जाएगा। ये देखो बेटा, हम आपको दिखा रहे हैं अभी। ये देखिए, तो हमने आपको बताया कि स्त्री में जो है ना, यहाँ पर ये मदर लिखा है, फादर लिखा है, माँ और पिता है, यानी कि पुरुष, स्त्री और पुरुष। तो स्त्री में दो गुणसूत्र एक्स एक्स होते हैं, ये देख रहे हो आप, एक्स एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर। जबकि पुरुष में एक्स और वाई गुणसूत्र दोनों ही होते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब यदि ये जो वाई गुणसूत्र है ना, ये अगर वाई गुणसूत्र वाला जो शुक्राणु है वो एक्स वाले, माँ के पास तो एक्स ही होती है, बेचारी के पास दोनों ही एक्स है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, तो अगर पिता के यानी कि शुक्राणु जो है वाई शुक्राणु, वाई युग्मज, ये जो गुणसूत्र वाला शुक्राणु एक्स के साथ अगर निषेचित हो जाता है तो वो कैसे बनता है, एक्स एक्स बनता है। एक्स एक्स अगर हो गया तो वो जो युग्मनज कैसे प्रकृति का होगा, एक्स एक्स प्रकृति का हो जाएगा, है ना। तो यानी कि जो नवजात शिशु है वो लड़की होगी। अब ये जो एक्स है, एक्स शुक्राणु है ना, एक्स शुक्राणु, सॉरी, ये जो वाई शुक्राणु है एक्स के साथ अगर होगा तो एक्स वाई हो जाएगा। तो यानी कि जो नवजात शिशु है वो लड़का होगा। और देखो फिर से दोबारा यहाँ पर देखो, एक्स और एक्स मिलेंगे तो एक्स एक्स होगा, जो युग्मनज बनेगा वो एक्स एक्स होगा, वो लड़की होगी। एक्स और वाई मिलेंगे तो एक्स वाई होगा, युग्मनज जो बनेगा एक्स वाई होगा, और वो जो बच्चा है वो लड़का हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पुरुष के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी वाई गुणसूत्र होता है ना, यानी कि जहां पर वाई मिला एक्स के साथ वही पुरुष बनेगा, है ना। तो इसीलिए पुत्र ना पैदा होने के लिए स्त्रियों को दोष ठहराना
अवैज्ञानिक है। तो ऐसे पुराने जमाने के लोग सब ऐसे होते हैं कि हमेशा क्या करते हैं, औरतों को ही क्या ठहराते हैं, दोषी ठहराते हैं। कि वे बोलते हैं कि भाई तुम्हारे कारण ही हमारे घर लड़की पैदा हुई है ना। ऐसे कई कई घरों में होते हैं, पुराने जमाने के पुराने चिंतागति के लोग जो होते हैं वो इस तरह से बोलते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं, ये जो साइंस है, विज्ञान जो पढ़ते हैं, उन्हें पता है कि स्त्री उसके लिए उत्तरदायी नहीं होती। उस बिचारी के पास तो दोनों ही एक्स एक्स होते हैं ना, क्रोमोसोम। लेकिन जो पिता है वही उत्तरदायी होता है, क्योंकि अगर पिता के क्या बोलते हैं, पिता के शुक्राणु से अगर वाई मिल गया, यानी कि वाई युग्मक मिल गया, यानी कि शुक्राणु में वाई चला गया, तभी वो बच्चा लड़का हो सकता है, नहीं तो वो लड़की होगी, है ना। तो जो है इसे कभी भी स्त्रियों को दोष ठहराना ठीक नहीं है। समाज में जो है संतान के लिंग निर्धारण के लिए स्त्रियों को प्रताड़ित करना पूर्णतः गलत और निराधार है। इसीलिए स्त्रियों को कभी भी ऐसे बोल के उनको दोषी नहीं ठहराना चाहिए। अब इस संबंध में सामाजिक जागरूकता पैदा करने की भी बहुत आवश्यकता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको कभी भी क्या नहीं करनी चाहिए, ऐसे गलत बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई सबको। चलिए, तो अभी समझ गए ना कि लड़का और लड़की सब कैसे होते हैं। हाँ, कौन उसके लिए उत्तरदायी है। माँ को कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराना चाहिए। चलिए, अब हम आज के लिए इतना ही बात करेंगे। आपकी अगली क्लास में हम किशोर अवस्था में पोषण के महत्व के बारे में पढ़ेंगे, स्वास्थ्य पोषण योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, और अन्य टॉपिकों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।